करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल, आज सवाल ये कि क्या सबूत बनाम सपूत पर पड़ेंगे वोट। दूसरा बड़ा सवाल ये कि 2019 में राहुल का दावा कितना मजबूत है। तीसरा बड़ा सवाल, मोदी के मुकाबले महागठबंधन का नेता कौन होगा। आज ये तीन बड़े सवाल, बड़ा सवाल की बहस में हम पूछेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों के जरिए किस तरीके से विरोधियों पर निशाना साधा है, हर मुद्दे पर विरोधियों पर पलटवार किया है, वो सुन लीजिए। कौन पाकिस्तान में हीरो बनेगा, इसकी स्पर्धा में लग गए हैं। वहां की मीडिया में छाए हुए हैं, उनके नाम की पाकिस्तान में तालियां बज रही है। भाइयों बहनों, आप ही बताइए, देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? आपने आज नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखा। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने न्याय की बात शुरू की, चेहरा बदल गया। घबराहट है, डर है कि अब जाने वाला है, अब जाने वाला है। टाइम आ गया जाने का, और टाइम आ गया कांग्रेस पार्टी के आने का। और बड़ा सवाल में बहस के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। गीता भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है गीता भट्ट आपका। मुकेश नायक कांग्रेस से हमारे साथ हैं। राजीव जेटली बीजेपी से हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। संजय टटकरे, प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। लेकिन सबसे पहले आज सवाल कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, और मेरा सवाल इसीलिए मुकेश नायक आपसे है कि क्या चाहिए, सबूत चाहिए या सपूत चाहिए? दोनों चाहिए, सपूत भी चाहिए, सबूत भी चाहिए। पूरे देश को प्रमाण चाहिए भौतिक लक्ष्यों का, उपलब्धियों का, देश में क्या क्या काम हुए हैं इसका भी सबूत और प्रमाण चाहिए। चरित्र चाहिए, चेहरा चाहिए, और देश की जनता के बीच में क्रेडिबिलिटी चाहिए। केवल लफ्फेबाजी और केवल जुमलेबाजी की जरूरत नहीं है इस हिंदुस्तान को। मुझे एक चीज बताइए, 24 घंटे सिवा भाषण देने के किया क्या है? कोई ऐसा चौकीदार देखा आपने दुनिया में जो 1700 जोड़ी कपड़े एक साल में बदलता हो, जो 10 लाख का सूट पहनता हो, जिसका सूट 4 करोड़ में नीलाम होता हो, जो 10,000 करोड़ का बीजेपी का कार्यालय बना रहा हो, जो 3,000 करोड़ की मूर्तियां लगवा रहा हो भारत में, 1 लाख करोड़ का नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय बना रहा हो? ऐसा चौकीदार कभी आपने पूरी दुनिया में देखा? धरा रह जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का फील गुड फैक्टर, जिस तरह से धरा रह गया था ना 2004 में, वैसे ही हालत होने वाली है मोदी जी की इस चुनाव में। ठीक है सर। राजीव जेटली जी, सपूत कौन है और सपूत कौन नहीं है? किससे सवाल पूछ रहे हैं आप और किसको जवाब दे रहे हैं आप? देखिए, देश की जनता जानती है कि सपूत कौन है और सबूत किसको देना है। देश की जनता जानती है कि कौन ऐसे लोग हैं जो देश के सैनिकों के साथ नहीं है। देश की जनता जानती है कि किसने घुटनों के रैंक चल करके दिखाया आतंकवादियों के सामने। देश की जनता जानती है ऐसी कौन सी सरकारें देश के अंदर रही हैं कि देश में 400 लोगों को सरेआम सड़कों पे मार दिया जाता था, बावजूद उसके हमारे सैनिकों को ये हिदायत नहीं दी जाती थी जाकर बदला लेकर आइए। देश की जनता जानती है किसने इस देश का पैसा खाया। देश की जनता जानती है कौन इनकम टैक्स की चोरी करके बैठा है। देश की जनता जानती है कि किन किन से लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के नेतृत्व कर रहे हैं लेकिन वो बेल पर बाहर हैं। और देश की जनता जानती है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के हीरो बने बैठे हैं
हमारे देश के सैनिकों पर विश्वास नहीं करते, जिनको पाकिस्तान ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। ऐसे लोगों को देश की जनता जो भी रास्ता होता है वो दिखाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। हम तो केवल इतना ही बोलना बना रखा है कि हाँ, हमारे देश ने क्या बदलाव हुआ, हमारे देश ने क्या प्रगति की। पाकिस्तान ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है? देखिए, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, पाकिस्तान के लोगों के अंदर चर्चा में हो कि देखिए जो भाषा हम बोलते हैं वही भाषा भारत के अंदर एक राजनीतिक पार्टी के नेता बोलते हैं, उनके साथ जो गठबंधन में है वो बोलते हैं। राजीव जेटली जी, परेशानी ये है कि आप मुद्दे को चुनाव में घसीटना चाहते हैं, आप पाकिस्तान को चुनाव में घसीटना चाहते हैं, लेकिन उस नेता का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहते हैं जिसको आप पाकिस्तान का एम्बेसडर बता रहे हैं। कौन सा नेता ऐसा है जो पाकिस्तान का एम्बेसडर नहीं है? राहुल गांधी से शुरुआत कर लीजिए आप। कौन सा नेता ऐसा है? अरे जो हमारे सैनिकों के ऊपर विश्वास नहीं करता वही भाषा बोलता हो जो पाकिस्तान बोलता है। मणिशंकर अय्यर दूसरे नंबर 2 ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके अभाव में। नंबर 3 पे अगर कपिल सिब्बल ले ले, नंबर 4 पे दिग्विजय सिंह ले ले, नंबर 5 पे, अरे आप तो लिस्ट है बहुत लंबी। ठीक है, और तो एक छोटा सा जवाब अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, उसके बाद दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा मैं। दे दी गई है सभी के सभी लोग फ्लोर पे खड़े करके। हाँ, मुकेश जी जवाब देना चाहते हैं आपको। राजीव जी जरा सुन लीजिए, मुकेश जी जल्दी से छोटा जवाब दीजिएगा, आगे बढ़ूंगा फिर मैं, बाकी मेहमान भी हमारे साथ। राजीव जी, पूरे भारत की जनता को यह बता दो कि नवाज शरीफ की मम्मी के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए पाकिस्तान में कौन गया था? कौन उनके पांव धो रहा था? कौन उनके पैर पड़ रहा था? भारत का या पाकिस्तान का वजीर आजम? भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की मम्मी का एक निजी कार्यक्रम में चरणों का प्रक्षालन कर रहा था, उनके चरण पखार रहा था। वो ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान के, कांग्रेस के नेता नहीं। ठीक है, गीता भट्ट और क्या आप क्या ये प्रधानमंत्री को? राजीव जी एक मिनट रुकिए, राजीव जी जवाब दीजिएगा, मैं आता हूं आपके पास, एक सेकंड रुक जाइए। गीता भट्ट, मैं गीता भट्ट को भी जरा शामिल कर लेता हूं बहस में। गीता भट्ट जी, क्या ये पाकिस्तान का एम्बेसडर कौन है? पाकिस्तान के गुणगान कौन करता है? पाकिस्तान के लिए कौन जीता है, कौन मरता है? ये बातें बताकर सरकार वोट बटोरेगी और सरकार जनता को विश्वास दिलाएगी कि हम विकास के नाम पर आए हैं और विकास के नाम पर अगली सरकार भी बनाएंगे। जी विद्यानाथ जी, देखिए लोकतंत्र का महाकुंभ होने को है और उसमें सभी प्रत्याशी और राजनीतिक दल उसमें भागीदारी कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो जितने भी विपक्षी दल हैं, अगर आप उनका मोटो देखें, उनका ध्येय देखें, तो उनका जो ध्येय है वो कहीं ना कहीं विकास पर नहीं टिका है या सामाजिक उत्थान पर नहीं टिका है, लेकिन उसका जो ध्येय कहीं ना कहीं है वो सिर्फ एक है कि वो आज के जो प्रधानमंत्री हैं देश को, उनको पद से हटाने का है। और कल प्रियंका वाड्रा जी अमेठी गई और वहां उन्होंने कल का एक इतना ऐतिहासिक दिन था जब देश के वैज्ञानिकों ने इतना जो है एसैट मिसाइल का जो परीक्षण किया है, इतना ऐतिहासिक दिन को भी उन्होंने ये क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि माचिस से लेके मिसाइल तक कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी ने बताई है। लेकिन शायद जानकारी के लिए बता दें कि माचिस तो यहाँ भारत में 1910 से दक्षिण भारत में बन रहा है, जबकि अंग्रेजों का शासन था। और जहां तक मिसाइल बनाने की और मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात है, देखिए हर कालखंड में जो जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया होगा और उस योगदान का श्रेय क्योंकि सर्वोच्च जो है स्थान पर जो भी बैठा है उसको मिलता ही मिलता है। लेकिन एक बात मैं यहां ध्यान दिलाना चाहूंगी, अगर आपको ध्यान हो विद्यानाथ जी, अभी नारायणन नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्हें कि पद्म भूषण से सरकार ने अभी जो पद्म भूषण का उनको पुरस्कार दिया है। आपको मालूम है कि इतना जो महत्वपूर्ण पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत का जो है उसके अंदर जो इंजन लगता है उसको बनाने में उनका पूरा का पूरा श्रेय और योगदान था। और कांग्रेस सरकार ने उनके साथ क्या किया 1994 में, इतने प्रतिभाशाली और इतने सक्सेसफुल जो वैज्ञानिक थे उनके ऊपर गलत सारे आरोप लगाकर उनको 50 दिन तक जेल में रखा गया।
और उस पर कोई बाद में उनके ऊपर कोई भी जो भी उनके ऊपर आरोप लगे थे उनमें से कोई भी आरोप को साबित नहीं किया जा सका। और अगर यही बातें बीजेपी के नेता अपनी रैलियों में कहते और वो उस वैज्ञानिक का नाम लेते, उस वैज्ञानिक को बधाई देते, तो आज बहस की जरूरत इस बात पर नहीं पड़ती कि पाकिस्तान का प्यारा कौन है, पाकिस्तान का दुलारा कौन है, पाकिस्तान के नाम पर हिंदुस्तान में हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। डॉक्टर अजीज खान, चौकीदार बनाम दागदार, यह ऐलान कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज। अब आप लोग इस चौकीदार बनाम दागदार से कैसे लड़ेंगे, क्योंकि दागदार तो सभी पार्टी में है और चौकीदार को बीजेपी ने हथिया लिया है। मैं तो यह कह रहा था विद्यानाथ जी कि चौकीदार आप सिर्फ जमीन का क्यों कह रहे हैं, वो तो अंतरिक्ष के भी चौकीदार हो गए, वो तो पूरा ठेका ले लिया उन्होंने। देखिए बात ये समझिए कि इतने चेहरे ना बदल, थोड़ी सी शोहरत के लिए कहीं पहचान ना खो जाए रफ्ता रफ्ता, ये सब चेहरा बदलने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। और देश विकास की बात पूछना चाहता है, आपने जो 2014 में वायदा किया था वो बात करिए। ये पाकिस्तान और तमाम तरीके की इधर उधर की बातों को करके इस देश को गुमराह मत करिए। अभी गीता भट्ट जी की बात को मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था और जेटली साहब की बात को भी सुन रहा था। देखिए जब तक पाकिस्तान का नाम ना आए तब तक मुझे लग रहा है कि कोरम ही पूरा नहीं होता है। आज मैं देख सुन रहा था माननीय मोदी जी के भाषण को, कई मुद्दों को उन्होंने डाला, खासतौर से इतने बड़े पद पे बैठने के बाद जिस तरीके से उन्होंने शराब का जिक्र किया। मुझे अफसोस है कि ये वही माननीय मोदी जी हैं कि जो कहीं ना कहीं शराब पर टैक्स लगा करके गौ माता की सेवा का नाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में टैक्स लगाया गया गौ सेस के नाम पे। मैं बताना अजीज खान, मैं आपको नहीं, आप करेक्ट ना करिए, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। शराब नहीं शराब की बात की, और शराब का मतलब होता है धोखेबाज। अरे मैं उसी शराब और शराब में उनको फर्क नहीं मालूम। मैं यही फर्क बताना चाहता हूं। मुझे ये कहना चाहते थे शायद कि आपका जो गठबंधन है वो धोखेबाजों का गठबंधन है। उत्तराखंड में अरे सर मुझे खूब पता है, मुझे बात मौका दें तो इसलिए शराब पे भी तो चर्चा हो जानी चाहिए। इंटेंशन तो उनका यही था कि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में शराब से कितने लोग मरे, कितनी मौतें हुई, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आज चौधरी चरण सिंह के लिए कितने सम्मानित नजर में वो दिख रहे थे। ये वही माननीय चौधरी चरण सिंह जी हैं जिनके मकान को उनके साहबजादे अजीत सिंह साहब संग्रहालय बनाना चाह रहे थे। माननीय मोदी जी ने उसको हथिया लिया, छीन लिया। ये है चाल चरित्र और चेहरा। मैं आपको बताऊं कहां गया 100 स्मार्ट सिटी, कहां गया 80 लाख सवाल करूं काला धन। मैं आपसे एक सवाल करूं डॉक्टर खान, मैं आपसे एक सवाल करूं, पूछना चाहता है मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे बताइए आप लोग किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? आप लोग मोदी को हटाने के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपने बीएसपी के साथ गठबंधन क्यों किया है? आप इसी बात पर गठबंधन कर ले रहे हैं कि मोदी को हटाना है बस, विकास की बात तो आप लोग भी नहीं कर रहे। अरे भाई शाह साहब मुझे मौका दे, मुझे मोदी को हटाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, बीजेपी को हटाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। बीजेपी के नीतियों के खिलाफ हम हैं, मोदी जी के नीतियों के खिलाफ हम हैं। उन्होंने जिस तरीके से इस देश को धोखा दिया है, छला है, गुमराह किया है, बेरोजगार किसान युवक जितना भी नवयुवक सब परेशान है। फिर आप मुझे कह रहे हैं कि समय दीजिए, समय दीजिए, इतना समय आपने ले लिया, लेकिन इधर उधर की बात करेंगे, मुद्दे की बात जो मैं पूछ रहा हूं उससे आप भाग जा रहे हैं क्योंकि पता है आपको उसका जवाब आप भी दे नहीं पाएंगे। राजीव जेटली क्या कहना चाहते हैं, कहिए, उसके बाद मैं जाऊंगा संजय जी के पास। आपका सवाल जायज नहीं है, नहीं सर, समझने की कोशिश करिए। सवाल खुद ही आप पूछ लीजिए, खुद ही सर एक काम कीजिए ना, खुद से आप सवाल भी पूछ लीजिए, उसका जवाब भी दे दीजिए, क्योंकि आप राजनीतिक पार्टियों को वो पत्रकार बिल्कुल फुटियाक नहीं सुहाते जो आपसे सवाल पूछ दे, जो सवाल आपको छुप जाए। तो सवाल खुद, मुझे आपसे कोई सर मैं पैनल में आपको बिठाता हूं, आप सवाल खुद से पूछिए और उसका जवाब भी खुद दे दीजिए, मैं भी सुनूंगा और हमारे दर्शक भी सुनेंगे। कैसी बात करते हैं राजीव जेटली, बोलिए क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं वही कह रहा था। डॉक्टर साहब रुकिए थोड़ी देर, अब रुकिए डॉक्टर साहब थोड़ी देर, 10 सेकंड सर प्लीज, 10 सेकंड, हाँ बोल लीजिए, 10 सेकंड बोल लीजिए, 10 सेकंड बोलिए। हम ये कहना चाहते थे कि सच, सर 10 सेकंड, हम बोलना चाह रहे थे कि सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है, सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है, और झूठ बोलो, झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत। ये झूठ बोल करके जिस तरीके से देश को गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता देख रही है। बोलिए राजीव जी, बोलिए, छोटा बोलिएगा, उसके बाद मैं जाऊंगा। जान रही है ना, यही तो मैं बताना चाहता हूं। ठीक सर, समझ रहा हूं मैं आपकी बात, आप कहां निशाना साध रहे हैं, समझ रहा हूं, बोलिए।
राजीव जी। मैं तो केवल ये हाथ, आप मेरे हाथ जोड़े हुए देख रहे हैं, मैंने हाथ जोड़े हुए हैं अपने। मैं खान साहब को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप जिनके विचारों के नाम पर अपनी राजनीतिक पार्टी चला के करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, वो लोहिया साहब का परिवार कोई पान की दुकान चलाता है, कोई रेडी लगाता है। जिन्होंने लोहिया साहब को पाला वो सड़कों पर आ चुके हैं। मैं इनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपने भन्ना सेठों के साथ जो आपके रिलेशन है, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में अखिलेश जी और मुलायम जी घूमते हैं, थोड़ा सा उनकी तरफ भी ध्यान दे दीजिए। थोड़ा सा राजनीतिक माननीय मोदी जी जिनके विचारों के नाम पर उनके परिवार को कम से कम करोड़ रुपए का सूट बदल चुके हैं। वो कहां से आया पैसा? 70 करोड़ रुपए के अब तक सूट बदल चुके हैं। पैदल जमीन पर जमीन पर चल के वो उनके 2000 करोड़ रुपए, ये क्या हो गया? 2000 करोड़ रुपए विदेशी दौरे पे, 5000 करोड़ रुपए विज्ञापन पे। जिस तरीके से मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूं। सर तकलीफ नहीं है, 70 करोड़ रुपए के कपड़े पे तकलीफ है देश को। ये देश का पैसा है। जिस तरीके से देश के पैसे को उड़ाया जा रहा है उस पर सवाल पूछ रहा हूं। ये जो बीजेपी का दफ्तर बना, हाईटेक दफ्तर, कहां से पैसा आया? आरएसएस का हेडक्वार्टर बना, आरएसएस का हेडक्वार्टर कहां से पैसा आया? देश की जनता जवाब पूछ रही है, आप जवाब दीजिए। आपको तकलीफ हो रही है ना? मैंने सवाल कर लिया, आपको तकलीफ हो रही है। सुन लो यार, हाथ जोड़ के अरे सर प्लीज आप, राजीव जी आप भी शांत हो जाइए। डॉक्टर साहब आप भी, डॉक्टर साहब शांत हो जाइए, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए जरा। एनसीपी से हमारे साथ संजय टटकरे साहब हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। संजय जी, क्या ये लग रहा है कि सबूत, सपूत, भ्रष्टाचार, ईमानदार, दागदार, इन सब बातों पर जनता से वादा लिया जा सकता है और वादा किया जा सकता है उन पर? क्योंकि जनता को तो वादा किया गया था कि हम आपको सड़क देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे। तो क्या जनता इस बात से संतुष्ट है कि उसको सड़क, बिजली, पानी, घर, गैस ये सब मिल चुका है? देखिए ऐसा है, ये गुमराह करने की मोदी जी की चाल है। देश की जनता और सभी राजनीतिक पार्टियां ये चाहती है कि सबूत देने वाला सपूत इस भारतवर्ष को चाहिए। आपने जो जो वादे किए, आप बोल रहे हैं कि हमने पूरे किए, उसका सबूत तो आपको देना पड़ेगा। सबूत किस चीज़ का मांग रही है जनता? कि डीमोनेटाइजेशन में कितना पैसा वापस आया, बेरोजगारी कितनी हुई उसका सबूत मांग रही है, जीडीपी कितना गिरा उसका सबूत मांग रही है, डॉलर से बनाम रुपया कितना गिरा उसका सबूत मांग रही है, पेट्रोल के दाम कितने बढ़े उसका सबूत मांग रही है। और हमारे पंतप्रधान जवाब दे रहे हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है। मुझे आप एक चीज़ बताइए, हफ्ते भर पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को किसने लव लेटर लिखा था? जब पिछली सरकारों में कोई बातचीत होती थी तो यही पंतप्रधान हमारे कहते थे कि ये लव लेटर लिखना बंद करो। तो इन्होंने लव लेटर तो लिख लिया लेकिन अपने ट्विटर हैंडल पे नहीं डाला। बात तो जब पता चली, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उसको ट्विटर पे डाला, तब इनकी ये बात समझ में आई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को लाल लाल आंख नहीं दिखा रहे हैं बल्कि लव लेटर लिख रहे हैं। लोगों ने सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जैसे हमारे भाई ने कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब नवाज शरीफ थे, इनके शपथ ग्रहण में कौन आया था, किसने न्योता दिया था, बिरयानी किसके कहने पे ये पाकिस्तान में खाने गए थे, किसकी माँ को इन्होंने शॉल दिया, किसकी माँ के इन्होंने चरण स्पर्श किए। तो ये सब दकोसला है। इलेक्शन आता है, इनको मुद्दों से भटक के जो ऑपोजिशन पार्टियां इनको सवाल पूछती है, जो जनता इनको सवाल का जवाब तो मैं ले लूंगा राजीव से। नहीं, आपके सवाल का जवाब तो राजीव जी से मैं ले लूंगा, लेकिन एनसीपी कौन से मुद्दे उठा रही है बताइए? पिछले 5 साल में आपने, अरे भाई आपको यही जानकारी नहीं है, आप आपका होमवर्क करते नहीं है। सर बताइए मुझे, सुनो मेरी बात, बताइए ना 5 साल में ऐसा क्या किया आप लोगों ने? 3 दिन पहले हमने हमारा मैनिफेस्टो जाहिर किया। अरे सर मैनिफेस्टो तो हर साल तमाम पार्टियां जारी करती हैं, विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक। मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने, अरे तो आप आपका होमवर्क करिए ना सर, बताइए ना। अरे सर अभी बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे। अरे दुरुस्त कर दीजिए ना होमवर्क को, आप दुरुस्त कीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। चलिए 5 चीजें ऐसी, 5 चीजें, 5 मुद्दे गिनवा दीजिए जिस पर सरकार को घेर लिया आप लोगों ने। आप लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया,
और बैठ गए ताल ठोक के कि नहीं उठेंगे तब तक जब तक इन मुद्दों पर जनता की भलाई नहीं हो जाती है। बताइए ना संजय जी, राजनीति कवर करते हैं क्या? सर मैं पूछ रहा हूं आपसे, बैठे हुए आप क्या करती है? सर आप बैठे हुए, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, जनता देख रही है आपको, आप बता दीजिए। बीजेपी जो लाइन लगा चलाएगी वही आप चलाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बोल रहे हैं, आपको मौका दे रहा हूं मैं कह रहा हूं बता दीजिए 5 मुद्दे, बता दीजिए 5 मुद्दे बता दीजिए जिस पर 5 साल में सरकार को आप लोगों ने घेर लिया और कहा कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक सरकार ये वादे पूरे नहीं कर देती। वो नहीं करेंगे, टीवी पर बैठकर बोलेंगे कि आप पढ़कर नहीं आते, जनता पढ़कर नहीं आती, होमवर्क नहीं होता है, लेकिन 5 मुद्दे गिनवाने में आपको तकलीफ हो जाती है, आप 5 मुद्दे नहीं गिनवा सकते। राजीव जी जवाब दीजिए। बोल रहा हूं जनता के बीच तो हम जाते हैं, आप तो सिर्फ बीजेपी की लाइन चला रहे हैं। बोलिए ना, मैं जनता के सामने ही आपको खड़ा कर रहा हूं, बोलिए तो सही, जनता के सामने ही बोलने का मौका दे रहा हूं, बोलिए। अरे खड़ा करने की क्या बात है, आप कौन होते हैं हमें खड़ा करने वाले? सर बोलिए ना, जनता के बीच सर में डिबेट में आप बोलिए ना, आप बोलेंगे लोगों को समझ में आएगी बात, बोलिए तो सही संजय जी। राजीव जी लेकिन तमाम वो बातें, तमाम वो सवाल जो उठा रहे हैं संजय जी, उसका जवाब आप दीजिए, क्योंकि उन्हीं मुद्दों को लेकर आप आए थे सरकार में। क्या बात है, आपको बीजेपी की लाइन चलानी है, आप चलाते रहिए, समझ लीजिए आपको जो समझना है। राजीव जेटली जवाब दीजिए, क्योंकि तमाम वो सवाल जायज उठा रहे हैं संजय जी, जिन सवालों के साथ आप आए थे, क्या उन सवालों का हल मिल गया आज? राजीव जी बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल विनम्रता के साथ जवाब देना चाहता हूं कि हम सभी अपने जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ दोस्ती चाहते हैं और चाहते थे, हमेशा से चाहते थे। हमने हर वो मुमकिन कोशिश करी कि हमारे दोस्ताना संबंध उनके साथ हों, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि अगर वो दोस्त हमारी पीठ पे छुरा घोपेगा तो हम उसे बख्श देंगे। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी तो इन्होंने बोला हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक करी। लेटर क्यों लिखा? हैरानी इतनी है कि जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो आर्मी को पूछ रहे हैं संजय टटकरे, हमने एयर स्ट्राइक करी, हमने एयर स्ट्राइक क्यों लिखी ये पूछ रहे हैं संजय टटकरे। राजीव जी उसका जवाब दीजिए पहले। मैं बता रहा हूं मैं जिस चीज का जवाब जहां देना मैं वही जवाब दे रहा हूं। ठीक है, मैंने आपसे यही कहा, हमने एयर स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक किस लिए करी? बदला लेने के लिए करी। इन्होंने कहा हमने भी स्ट्राइक करी थी, लेकिन एयरफोर्स को नहीं पता चला। अभी कल ही की अचीवमेंट है, जब A-70 की बात आई फटाफट कोई 2 मिनट नहीं लगाए इन्होंने ट्वीट करने में, ये हमारी उपलब्धि है, लेकिन वैज्ञानिकों को नहीं पता था कि ये कांग्रेस की उपलब्धि है। वैज्ञानिकों ने कहा कि हमें 2014 में इसका क्यों लिखा, इसका जवाब तो दीजिए। अब रही बात बता रहा हूं। अरे मेरे भैया तुम्हारी तरह रैंक के नहीं चलते हम, घुटनों के बल गिर गए थे आप लोग, आतंकवादी मुंबई उड़ा रहे थे, कहां थे आप लोग? चूहे की तरह छुप गए थे बिलों के अंदर। छुप के क्यों लिखते हैं बोलते हुए? छुप के क्यों लिखते लव लेटर? वो आतंकवादी सरेआम मारते रहे आपको यहाँ पर। छोटे एक बार भी आपने एक्शन लिया? लव लेटर ताकत आप में घुस के मारने की क्या थी? ताकत आप में? अरे छुप के क्यों लिखते लव लेटर? परमिशन दो, क्यों नहीं दी? किससे डर रहे थे? छुप के क्यों लिखते हैं? डरते थे पाकिस्तान से, क्यों डरते थे? अरे क्यों लिखते हैं छुप के लव लेटर? वो तो बताइए क्या होता था, क्या संबंध ये तो बताइए। हमेशा उनके सामने सरेंडर करते आए। अरे देश के उस थोड़ा पानी पी लीजिए आप लोग, थोड़े शांत हो जाइए। और आज सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि क्या सबूत बनाम सपूत पर पड़ेंगे वोट? सवाल आज हम ये भी पूछ रहे हैं कि 2019 में राहुल का दावा कितना मजबूत है? तीसरा सवाल आज जो हम पूछ रहे हैं वो ये है कि मोदी के मुकाबले महागठबंधन का नेता कौन है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन गीता भट्ट, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, कांग्रेस के नेता मुकेश नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, जो सवाल बीजेपी की तरफ से आपके लिए उठाए जा रहे हैं उनका आप जवाब दीजिए, जो ब्रेक से पहले राजीव जेटली उठा रहे थे। लेकिन एक बात जो आपने कही कि क्या आज प्रधानमंत्री को या बीजेपी को डर लगने लगा है, किस बात से डर लगने लगा है, जरा यह भी आप स्पष्ट कीजिए, बताइए जनता को। मुझे एक चीज बताइए, डर इस बात से लगने लगा है कि जो कुछ भी कहा था 5 साल पहले कुछ भी पूरा नहीं हुआ। क्या हुआ बुलेट ट्रेन का, क्या हुआ डिजिटल इंडिया का, क्या हुआ स्मार्ट सिटीज का, क्या हुआ 15-15 लाख रुपए का। 2018 में ही 1 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हुए भारत में। यहां बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि भैया पिछले 6 महीने से उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ के नागरिकों के राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज नहीं बटा ठीक से।
4 महीने से केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के और मनरेगा की राशि का राज्य को जो रेशियो देना है 6 महीने से नहीं दिया केंद्र सरकार ने। ये सरकार कर क्या रही है? भारत की जनता और हमें पाकिस्तान का डर बताकर चुनाव पोलराइज करना चाहती है क्या? 1971, 1962, 1965 में इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े भारत ने, किसी ने प्रमाण मांगा क्या? ठीक है सर, अभी क्यों प्रमाण मांग रहे हैं लोग? क्या बीजेपी चुनाव को पोलराइज करना चाहती है? देखिए, मैं सबसे पहले तो राजीव जी जवाब देता हूं। अच्छा हुआ इन्होंने जो बात, राजीव जी आपके पास मैं आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। एक मिनट जरा गीता भट्ट से मैंने सवाल किया है, वो जवाब दे देती हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। गीता भट्ट जी, क्या बीजेपी चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने की कोशिश कर रही है? क्या सरहदों के नाम पर अब चुनाव जीतने और हारने की बात हो रही है? देखिए, अभी नायक जी ने कहा कि लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि लोग नहीं, जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दलों के नेता हैं, वो बार बार इस बात का सवाल पूछ रहे हैं और प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि आप सबूत लाइए, कि आप इस बार पाकिस्तान को बीच में क्यों ला रहे हैं। देखिए, इतना बड़ा पुलवामा में हमारे देश के जवानों के ऊपर इतना बड़ा आघात हुआ, उन वीर गति को प्राप्त हुए, और उसके बाद जिस प्रकार से भारत की वायुसेना ने जाके पुलवामा में वहां अटैक किया है, उसकी कहीं भी आपने कहीं प्रशंसा सुनी? उसके ऊपर जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं कि आज 56 इंच का सीना का इतनी बड़ी दुर्घटना हुई पुलवामा में, और उसके प्रत्युत्तर में ये कहने की शोक मनाने की आज 56 इंच का सीना कहां है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। दूसरी बात था जी, आप ये देखिए कि आप पूरे के पूरे विपक्षी दलों के आज जो है एक उनका जो संरचना है उसको आप है या बीजेपी की सपा बसपा ने कांग्रेस को एक किनारे कर दिया है। पहला ऐसा राजनीतिक विश्लेषक देखा जो खुलेआम बीजेपी की पैरवी कर रहा है और अपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहा है। लाइन चल रही है कि गुजरात में सारी सीटों पर अकेले वो अपना चुनाव लड़ेंगे। अब इस प्रकार की राजनीति वहां वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भेष बदलकर क्यों बैठी हैं? अपने भेष में, अपने असली भेष में आइए ना। वो उन्होंने कांग्रेस को किस प्रकार से अलग थलग कर दिया है, और वहां राहुल गांधी जाके उनकी बुराई कर रहे हैं। तो सभी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, सिर्फ आप सत्ता पाने राजनीतिक के विश्लेषक है कि बीजेपी के नेता है? किसी के आप ये बताइए कि कल प्रियंका वाड्रा ने कहा, नायक जी प्रियंका वाड्रा जी ने कल कहा कि उनके भाई प्रधानमंत्री वह बनेंगे, लेकिन क्या आपके बाकी जो विपक्षी दल है, यहाँ समाजवादी पार्टी के भी यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं और बसपा है और बड़े सारे और दल हैं, उनमें से टीएमसी है, आपका सीपीएम भी कहीं ना कहीं, वामपंथी भी थोड़े बहुत गिनती के जो हैं 7-8, उनमें से कितने तैयार है इस बात के लिए? कौन है आपका प्रधानमंत्री का चेहरा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि देखिए ये इस समय राज्य से जुड़े हुए चुनाव नहीं है, जो 25 सीटों पे इस देश में लड़ रहे हैं, दिल्ली में कौन शासन करेगा इसके ऊपर है। तो जहां भी आप इस बात को रखेंगे, ठीक है, अब आपने बात कह ली है, अब जरा जवाब ले लेता हूं। अब एक सेकंड गीता जी, अब एक सेकंड जरा जवाब ले लेता हूं। आप नायक जी से जवाब चाहते हैं? मुझे सर मुकेश नायक से आप जवाब चाहते हैं? डॉक्टर साहब आ रहा हूं आपके पास। मुकेश नायक, गीता जी जो पूछ रहे हैं उसका जवाब आप दीजिए, और एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सवाल का जवाब और दीजिए कि आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे दल जो हैं उनकी पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री थोड़ी ना बन जाएगा। छोटी छोटी पार्टी के जो नेता हैं वो आपके नेता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे, तो फिर महागठबंधन क्या है? आप ये प्री पोल आप ये फोरकास्ट कर रहे हैं। एक दफे पोस्ट इलेक्शन के बाद आप ये नहीं कहेंगे, जब देश में चुनाव हो जाएगा। मैं तो वही कह रहा हूं जो आज तमाम सियासी दल आपके लिए और आप तमाम सियासी दलों के लिए कह रहे हैं। आप गठबंधन चाहते हैं, लेकिन आपके जो सहयोगी हैं जिनके साथ मिलकर आप लोग महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, ममता बनर्जी आपको कह चुकी है कि भाई हम नहीं कांग्रेस के साथ हैं, समाजवादी और बीएसपी ने आपको उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया है, तो अब कौन सी पार्टी के साथ महागठबंधन कर रहे हैं ये बताइए ना। चलिए चुनाव के बाद तो जो होगा वो देख लेंगे, उस पर भी बात करेंगे, तब भी मैं आपको बुलाऊंगा मुकेश जी। देखिए
थोड़ा हमें कहने दीजिए। एक मिनट आपने मुझसे पूछा है। ममता बनर्जी पहले भी ये कहती थी कि ममता बनर्जी मनमोहन सिंह के जमाने में भी ये कहती थी कि हम समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने समर्थन दिया कि नहीं दिया? पहले भी प्रणब मुखर्जी को लेकर कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच में क्लैशेस हुए थे। आप ये कह रहे हैं कि लेकिन बाद में वो सॉल्व हो गए। जो कहती हैं वो क्या ममता बनर्जी मोदी को प्रधानमंत्री बना देंगी? ये तो आप कह रहे हैं, मैंने कब कहा? ये अभी आपने कहा सर, कमाल कर रहे हैं। आपने कहा ना कि ममता बनर्जी ने पिछली बार भी कहा था कि समर्थन नहीं देंगे, फिर समर्थन दिया। अब इस बार भी कह रही है कि समर्थन नहीं देंगे लेकिन फिर समर्थन दे देंगे। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना मुकेश नायक जी, तो कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी आप इसका अर्थ ये लगा रहे हो, करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं है। आप इसका अर्थ ये लगा रहे हो, आप इसका ये अर्थ लगा रहे हो। नहीं, मैंने ये कब कहा कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं? ये कब कहा बताइए, रिबाउंड करिए, चलाइए सर। आपने कहा ना, चलाइए। अरे मुकेश नायक जी, आपने कहा कि ममता बनर्जी ने पिछली बार भी कहा कि हम समर्थन नहीं देंगे, फिर उन्होंने समर्थन दिया। इस बार भी वो कह रही है कि समर्थन नहीं देंगे लेकिन समर्थन देंगे। इसका मतलब तो यही कहने की कोशिश आप कर रहे हैं ना कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी झूठ बोलती है कि समर्थन नहीं देंगे, उसके बाद समर्थन देती है। क्या मतलब है इसका? बताइए, समझाइए। अब आप सही भाषा बोल रहे हैं, बोलिए। सुनो, आप ना ज्यादा होशियारी मत बताओ और कहीं गई बात का अर्थ बदलने का प्रयत्न मत करो। ज्यादा चतुराई और होशियारी ठीक नहीं होती है। आपसे पूछ रहा हूं और मैंने 4000 डिबेट्स किए नेशनल मीडिया पर। मैं बहुत वरिष्ठ नेता हूं, अनुभवी नेता हूं। ठीक है, इसीलिए तो मैं चाहता हूं आप खुद जवाब दें। मेरे मुंह में आपके कहने का मतलब क्या है? मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें। आप बोलिए ना सर, मैं आपको वक्त दे रहा हूं, आप बोलिए ना प्लीज। मेरे कहने का मतलब यह है, ओके, मेरे कहने का मतलब यह है कि प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन नेताओं के मंतव्यों में और समीकरणों में फर्क आता है। समीकरण बदलते हैं। चुनाव जब होता है तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है, क्षेत्रीय दलों के विचारधारा के आधार पर उसके आसपास ध्रुवीकरण होते हैं और उसमें कांग्रेस रेस में सबसे आगे निकल जाएगी। मेरा कहने का आशय यह है। ठीक है सर। डॉक्टर अजीज खान साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, अगर स्थिति ऐसी आती है तो आप लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री स्वीकार कर लेंगे? आप बिल्कुल झा साहब चिंता ना करें, और जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, गीता भट्ट जी और राजीव जेटली साहब, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हमारे लिए दिखावे की हमदर्दी मत करें। मैं कहना चाहूंगा कि ये दिखावे की सभी हमदर्दियां रह जाएंगी और पोछिए मत मेरे आंसू, उंगलियां जल जाएंगी। देश बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है। अब सवाल इस बात का, इनको हिसाब देने का वक्त आ गया। हिसाब दे, देश हिसाब मांग रहा है। जब हिसाब देने की बात आ गई तो भारतवर्ष का चुनाव पाकिस्तान के पिच से लड़ने की कोशिश की जा रही है, अंतरिक्ष से लड़ने की कोशिश की जा रही है। अरे मेरा सुझाव यह है कि आज किसान हिसाब मांग रहा है। 67,000 किसानों ने आत्महत्या कर लिया है। आज माननीय मोदी जी किसानों की बात कर रहे थे, गन्ना भुगतानों की बात, गन्ना भुगतान की बात कर रहे थे। अरे साहब 14 दिन में खाता गन्ने का भुगतान कर देंगे। 10,000 करोड़ रुपए खाली उत्तर प्रदेश का बकाया है। तो उनको 10,000 करोड़ रुपए खाली उत्तर प्रदेश का बकाया है, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। परेशान मत होइए आप, हम तय कर लेंगे, देश तय कर लेगा, गठबंधन तय कर लेगा। लेकिन आज जो वक्त है, आपने जो जो वायदे किए थे उसको पूरा करो। आपने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो बेरोजगारी खत्म कर देंगे। 6.1% बेरोजगारी बढ़ गई, कृषि विकास दर घट गई। जवाब दीजिए, देश की जनता जवाब मांग रही है कि चुनाव से पहले आप लोगों के बोल कुछ और हैं, चुनाव के बाद आप लोगों के बोल बदल जाएंगे। आप राहुल गांधी को आज स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आज उनको अपने गठबंधन में शामिल नहीं कर रहे हैं। चिंता न करिए, उसके बाद नहीं बदलेंगे, स्थिति बदलेगी, देश की जनता समझ रही है। रिजल्ट आने के बाद जरूरत पड़ेगी तो आप लोग हो लेंगे उनके साथ। यही तो मुकेश नायक कह रहे हैं कि तमाम छोटी पार्टियां ही आ ही जाएंगी, इसलिए मुकेश नायक ज्यादा कॉन्फिडेंस में है और आप बात को गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए झा साहब, हम फिर बार बार वही कह रहे हैं कि इसमें सत्ता पक्षधारी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सत्ता पक्ष को अब उनका वक्त लग गया है, जा रहा है। पत्रकार हूं, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब मुझे दीजिए ना। देश की जनता बदलाव चाह रही है। सत्ता पक्ष को जवाब मत दीजिए, मुझे दीजिए सर। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मुझे जवाब दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं सर झा साहब,
देश बदलाव की मुद्रा में है, देश नए प्रधानमंत्री की तलाश में है। नया प्रधानमंत्री आ रहा है, वो कौन होगा हम तय कर लेंगे। चलिए, हम मिल बैठ करके तय कर लेंगे, इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजीव जेटली को सबका जवाब देना है, लेकिन जवाब आप दे राजीव जेटली। उससे पहले मैं संजय टटकरे जी को फ्रेम पर चाहता हूं, उनको आप लाएं ताकि वो जो बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं वो अपनी बात रख लें। उसके बाद राजीव जेटली आप जवाब दीजिएगा। संजय जी बोलिए। ये भाजपा का जो प्रवक्ता है भट्ट मैडम, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ये हुआ वो हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके जो मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ, वो बच्चों को गैस मुहैया नहीं करा सकते? अरे तो आप बात तो भाजपा की प्रवक्ता जैसे ही करती है ना, इसलिए मैं बोला भाजपा के प्रवक्ता हैं आप। वो भाजपा की लाइन ही आप लेके जा रही हैं आगे। आप विपक्ष से सवाल पूछती है, वो भाजपा का प्रवक्ता ही हुए। आ जाइए मैडम जी, वो आरएसएस विचारक हैं। अरे तो अगर देखिए ऐसा है, मुझे ये अधिकार देते हैं, पहचान छुपाना, मैं भी ये बहुत बड़ा गुनाह है। कुछ विचार रख सकती हूँ, कुछ राजनीतिक सोच रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती हूँ, या अरे वो भी आपके हिसाब से चलना पड़ेगा। भाई ठीक है ना, तो आप खुल के सामने आ जाइए। तो आप अरे मैं बता रहा हूँ, आपका आदर है मैडम जी, आपका आदर है, लेकिन आप खुल के आ जाइए ना। अपनी पहचान छुपाना कोई अच्छी बात नहीं है, वो बुरी बात है। आप अगर भाजपा के मैनिफेस्टो से, भाजपा के मेरी कोई पहचान छुपी नहीं हुई है, लेकिन ये बताइए कि एनसीपी गुजरात में क्यों सारी सीटों, वहां क्यों नहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहा? वहां भी जब आपने महाराष्ट्र में गठबंधन किया है तो गुजरात में भी कर लीजिए। आपको ये किसने बताया कि हमने गुजरात में गठबंधन नहीं किया? आपको भाजपा के लोग जो बताते हैं वो आप सच मान लेते हैं। अभी इसी राष्ट्रीय जिस चैनल पे आप बैठे हैं उसके नीचे लाइन चल रही है कि एनसीपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी में चल रही है, लाइन चल रही है। शायद आप तक अभी सूचना ना पहुंची हो, तो वही मैं बता रहा हूँ। भाजपा जो लाइन चलाती है, मीडिया चला रही है, उसके ऊपर आप भाजपा जो आपको बताती है वो लाइन कोई बात नहीं संजय जी, हम उसको भी चला देंगे। इसलिए मैंने आपको हम उसको चला देंगे कि संजय टटकरे ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि गुजरात में एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है। आप बता दीजिए हमको, हम चलवा देते हैं। अभी मैं बोल देता हूं, अभी चल जाएगा। आप बोल तो दीजिए, खंडन कर दीजिए जो खबर है ऐसा। देखिए ओ झा साहब, आप अपनी बात दूसरों के मुंह में मत डालिए। मैंने ये कहा कि हो रहा है, मैंने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सब सीट लड़ा रहे हैं। हमने कहा क्या? हाँ, तो आपको जो भाजपा के प्रवक्ता की तरह आप भी बात मत करिए। सर मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप कहें तो चलवा दूं। भाई आप नेता है ना, वरिष्ठ नेता हैं, आपकी बात, आपका बयान जो है चलवाएंगे भाई। तो मैं चलवा दूंगा। हमारी पार्टी नहीं बोलना चाहते तो बोल दीजिए। हमारी पार्टी जब निर्णय लेगी तब हम जाहिर करेंगे। आप चलाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी प्रेस रिलीज निकल जाएगी। चलिए मुद्दे पर आइए। तो मैं बोल रहा हूँ, मुद्दे पर आइए सर, मुद्दे पर आइए। हमारी प्रेस रिलीज निकल जाएगी, आपकी आवश्यकता नहीं है। संजय जी कोई बात नहीं, आवश्यकता छोड़ दीजिए। आप मैं मुद्दे पे आता हूं। अरे मुद्दे पे तो आप नहीं आ रहे हैं सर। मैं तो कह रहा हूं कि सवाल जो पूछ रहे हैं वो यूपीए और कांग्रेस को पूछ रहे हैं, जबकि सत्ता बीजेपी की है। आप बीजेपी से सवाल नहीं पूछेंगे। पूरा 50 मिनट का प्रोग्राम आप ये पूछेंगे कि पंतप्रधान अपनी बात कहना चाहते हैं या आप ये तय करना चाहते हैं कि मैं क्या पूछूं, किससे पूछूं, कितना पूछूं? ये तय करने के लिए आए हैं। हमारी डेमोक्रेसी है। संजय जी आप ये तय करने के लिए आए हैं कि मैं किससे कितना पूछूं और क्या पूछूं, या अपनी बात रखने के लिए आए हैं? संजय जी आप अपनी बात रखिए ना। आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए, उनसे भी पूछ लूंगा मैं। तो मैं मेरी अपनी बात रख रहा हूं। बोलिए। मैं अपनी बात आपका प्रॉब्लम ये है, आप उनसे सवाल ही नहीं पूछते। आप ये बोलते हैं कि भाई इनके बारे में आप बोलो। आप एक सवाल बोलिए कि जो आपने भाजपा के प्रवक्ता नंबर 1 और नंबर 2 से। सर मैं फिर से पूछूंगा, आप सुन लीजिएगा। आप जवाब दीजिए। आपका जवाब हो गया तो बताइए। मैं बीजेपी से ही सवाल पूछने जा रहा हूं, आपका जवाब हो गया तो बता दीजिए, क्योंकि आप जवाब देने के बदले इधर उधर की बात कर रहे हैं। सवाल भाजपा से सवाल ही नहीं पूछते आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि भाई बुलेट ट्रेन कब आएगी। आप पूछ लीजिए ना सर, मैं तो कह रहा हूं आप पूछ लीजिए। आपको लग रहा है कि मैं नहीं पूछ रहा हूं, आप पूछ लीजिए। और आपका जवाब खत्म हो गया तो मैं पूछ लेता हूं, लेकिन आप कम से कम ये तय मत कीजिए कि मैं क्या पूछूंगा, आप क्या पूछने भी नहीं देंगे आप। बोलिए।
अरे आप मुझे पूछने भी नहीं देंगे, आप बीच में टोकेंगे, आप पूछने भी नहीं देंगे। से पूछिए इनके गैस योजना का क्या हो गया, बिजली योजना का क्या हो गया, गैस सिलेंडर का दाम क्या हो गया, पेट्रोल डीजल का दाम का क्या हो गया, डॉलर क्यों बढ़ गया, रुपया क्यों? राजीव जी जवाब दीजिए, इसके सवाल तो पूछना पड़ेगा। ठीक सर, राजीव जी जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं, बहुत देर से मौका नहीं मिला था मुझे जवाब देने का। ऐसा नहीं कि हम किसी भी बात से भागेंगे। हम देखिए, पहली बात यह है कि एनसीपी के जो प्रवक्ता इतना चिल्ला रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, गांव की पार्टी कहते थे, किसानों की पार्टी। शायद इनको मैं कांग्रेस के साथ क्लब करके बताना चाहता हूं। अभी डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करी इन्होंने, मात्र 59 गांव के अंदर डिजिटल कनेक्टिविटी। अरे आप सवाल का जवाब दीजिए ना भाई। अब एक सवाल का जवाब नहीं देंगे, मात्र 4 सालों की। सवाल का जवाब सुनो, शोर नहीं, चिल्लाओ मत, आ रहा हूं मैं वहीं पे, चिल्लाओ मत, वहीं आ रहा हूं मैं, चिल्लाओ मत, वहीं आ रहा हूं। भाषण मत देना। अरे भैया सुनेगा तभी तो जवाब दूंगा। शोर क्यों मचा रहे हैं, शोर क्यों मचा रहे हैं? रही बात का जवाब दो यार। आप जहां साहब ये चिल्लाने के लिए बैठे यहाँ पे, तो सर वो कह रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे, कह रहे हैं कि मैं जवाब दे रहा हूं, तो सुन तो लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप मन की बात करोगे, हम सुनने आए क्या? जी प्लीज, आपने जो सवाल किया सर उसी का जवाब ले रहा हूं। आप सुनेंगे कम से कम कि नहीं सुनेंगे? संजय जी प्लीज सुनिए। अरे शोर मचाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठो। शोर मचाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। राजीव जेटली बात पूरी कीजिए, वक्त बहुत कम है, बोलिए। मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ, इनके मुंह से निकला एक शब्द जवाब दे। लव लेटर इनके मुंह से निकला एक शब्द। मोदी जी ने लव लेटर क्यों लिखा, ये बताओ। तो मैं बोल पाऊंगा। ये चिल्ला रहे हैं। अरे मोदी जी ने लव लेटर क्यों लिखा, इस बात का जवाब तो दो। क्या आदमी है यार, मैं क्या? संजय जी क्या आप जवाब नहीं चाहते हैं? आप सिर्फ बोलते रहना चाहते हैं, आप जवाब नहीं चाहते हैं क्या संजय जी? आवाज डाउन करो, नहीं तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, इन्हीं को सुनाते रहिए। आप बोलिए राजीव जी, जवाब दीजिए, लेकिन टू द पॉइंट जवाब दीजिए सर, वक्त नहीं है अब, 1 मिनट का वक्त, आखिरी 1 मिनट का वक्त बचा हुआ है, प्लीज राजीव जी। हाँ, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट इनके मुंह से निकले एक एक शब्द को पढ़ रहा हूं। इन्होंने पूछा बिजली का क्या हुआ। भैया 2.5 करोड़ घरों के अंदर बिजली इस 4 साल की सरकार ने पहुंचाई। 18,000 गांवों में बिजली इस 4 साल की सरकार ने पहुंचाई। 15 स्क्वायर किलोमीटर की तारें इस 4 साल की सरकार ने बिछाई, जो पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे ये लोग। ये आपस में केवल घोटाले करने के लिए बैठते थे। अभी भी देखिए, मैंने कहा किसान हितैषी सरकार बताते हैं अपने आप को। 59 गांव में 59 ग्राम पंचायतों तक केवल डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचा पाए। क्या कर दिया हमने ऐसा जो 1,16,000 गांव में मात्र 4 सालों के अंदर पहुंचा दिया। 40,000 गांव के अंदर ग्राम पंचायतों में फाइबर ऑप्टिक डाली हमने। कुछ पता भी है, समझ नहीं बातों की। राजीव जी, डॉक्टर साहब आखिरी में 30 सेकंड में दे रहा हूं। डॉक्टर साहब बोल लीजिए क्या कहना चाहते हैं? मेरा सवाल भी जुड़वा दीजिए। 30 सेकंड डॉक्टर साहब। डॉक्टर खान सर, मैं कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो सिर्फ ये बताए कि साहब अपना चुनाव जीएसटी और नोटबंदी आगे रख करके क्यों नहीं लड़ना चाहती है? अपना मुद्दा ये क्यों नहीं हाईलाइट करती है कि मैंने नोटबंदी किया, बहुत अच्छा काम किया। जीएसटी और नोटबंदी पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? हम जानना चाहते हैं, जानना चाह रहा है। आज वक्त इतना ही है, बड़ा सवाल में आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। का आरोप